तो क्या मेरी स्क्रीन सबको विजुअल है? मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? स्क्रीन विजुअल है, वॉइस आ रही है? राइट इन द चैट बॉक्स। इज माय स्क्रीन विजुअल टू ऑल ऑफ यू एंड वॉइस इज क्लियर? परफेक्ट। सो लेट्स बिगिन द क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कीवर्ड रिसर्च पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ओके, सैमरस को यूज करके कीवर्ड रिसर्च हमने कंप्लीट कर रखा है। ओके, मैंने आपको काफी अलग अलग तरीके के कीवर्ड रिसर्च बताया। ओके, अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में हो तो वहां पे कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अगर आप ई कॉमर्स फील्ड में हो तो वही मैंने बता दिया। बिजनेस वेबसाइट के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं, वो हम लोगों ने किया भी है पहले भी। एंड काफी सारे टूल्स मैंने आपको बताया कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, एसरफ हो गया, उबरसेस्ट, आंसर द पब्लिक एंड सैमरस। सैमरस में हमने काफी अच्छे से सीखा भी कैसे आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, बाकी सैमरस को हम लोग और भी इन डिटेल समझेंगे। ओके, ये बस हमने अभी कीवर्ड रिसर्च के लिए समझा है। सैमरस में और भी एसईओ के काफी सारे हेल्पफुल टूल्स है जो कि हम लोग आगे क्लासेस में समझ रहे होंगे। ओके, चलिए, जैसे जैसे नीड होगी हम लोग सेमरस को करते चलेंगे। जैसे कि कीवर्ड रिसर्च में इसकी नीड हुई तो हमने कीवर्ड रिसर्च में समझ लिया। अगर ऑन पेज मुझे नीड होगी तो ऑन पेज में समझ लेंगे हम लोग इसे। ओके, चलिए। यहाँ पे अब हम लोग आते हैं ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ओके, ऑन पेज एसईओ का स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब होता है? ओके, मैंने आपको बताया था देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ। ओके, तीन तरह के एसईओ होते हैं। ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। तीन तरह के एसईओ होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, टाइप्स ऑफ एसईओ। ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, जिसमें कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ से। अब सर ये ऑन पेज एसईओ का मतलब होता क्या है? उस दिन मैंने आपको बताया भी था, बट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ ऑन पेज एसईओ का मतलब होता क्या है। देखो, ऑन पेज एसईओ का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते हो। ओके, आपकी वेबसाइट की जो भी कंटेंट है, ओके, आपको उसे ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हम लोग डमी वेबसाइट लेकर चलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि ये सारे कंटेंट लिखे हुए हैं, बेस्ट एसईओ सर्विस इन पटना, इस तरह से जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं। ओके, पोस्ट में जो लिखे हुए हैं इतने सारे कंटेंट्स, अब इन सबको हमें ऑप्टिमाइज करना है। ये अभी एसईओ के लिए नहीं बने हुए हैं। ओके, जो हमारा होम पेज है, ये देखो, ये जो होम पेज दिख रहा है, इन सबको कैसे ऑप्टिमाइज करना ताकि ये एसईओ में रैंक कर सके। तो अपने वेबसाइट के कंटेंट को, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ओके, जो बटन बने हुए हैं, जो इमेज लगे हुए हैं, उन सबको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना ताकि वो सर्च वो गूगल में सर्चेबल हो, सर्च हो सके। उसी को हम लोग ऑन पेज एसईओ कहते हैं। ओके, चलिए, सिंपल सा इसका फंडा है। ओके, ऑन पेज एसईओ में चीजें क्या क्या होती है, किन किन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है। ये तो समझ में आ गया कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज, कंटेंट को इनहेंस करना होता है। ओके, कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं लिख देना है जिससे कि आपकी रैंकिंग डाउन हो जाए। अच्छे से कंटेंट लिखना है तो क्या क्या चीजों को ध्यान देनी है एक कंटेंट लिखते समय। जैसे कि एक ये पूरा कंटेंट लिखा गया है। ओके, ये जो इतना लंबा कंटेंट लिखा गया है तो इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, पूरे कंटेंट के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है, ध्यान देनी है, गड़बड़ नहीं करनी है। ओके, पब्लिश करते समय हमें किन किन चीजों पर ध्यान देनी होती है। तो देखो, बहुत सिंपल सा मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। गूगल के कुछ रूल्स होते हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर जाएगा। एंड अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी वेबसाइट टॉप में नहीं जाएगी। तो ऑन पेज एसईओ में क्या क्या रूल्स है? रूल्स तो उनके तीनों में होंगे। गूगल के जो रूल्स है वो इनके ऑन पेज के लिए भी है, इनके टेक्निकल एसईओ के लिए भी है, टेक्निकल के लिए भी है, एंड ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये तीनों के लिए इनके गूगल के कुछ ना कुछ रूल बने हुए हैं अलग अलग। ओके, तो अभी हम लोग ऑन पेज से स्टार्ट करें तो इसके रूल्स को जानते हैं कि ऑन पेज के लिए गूगल ने क्या रूल बना के रखा हुआ है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो रूल नंबर वन, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। आपको ध्यान देना है अपने वेबसाइट के जो कंटेंट लिख रहे हो आप उसके टाइटल टैग को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ब्लॉग वाले सेक्शन में आता हूँ।
ओके, यहाँ पे जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, ओके, ये जो ब्लॉग लिखा हुआ है, तो इसके टाइटल आपने क्या बनाए हैं? ओके, आपको इसे इनहेंस करना है। जो टाइटल बने हुए हैं जो एकदम फ्रंट में दिखते हैं, ओके, जो कि आपका क्लिक का मेन जरिए होता है। और आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे ये देखो, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं इन रिजल्ट पे कब क्लिक करता हूँ? इनके टाइटल को पढ़ने के बाद। अगर मुझे कुछ मीनिंगफुल लगता है इसके टाइटल में, तो ही आप लोग इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। आपने सर्च कुछ और किया है, इनके टाइटल में कुछ और लिखे हुए हैं, तो वहां उस केस में आप कभी भी विजिट नहीं करते हैं। देखो, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ओके, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, ओके, तो ये इनके टाइटल है। अगर आप इंस्टीट्यूट के लिए ढूंढ रहे थे, तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल क्लिक करेंगे। ओके, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, हाउ डज इट वर्क? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के, हालांकि कंपेरिजन में आपको बताऊंगा, ओके, कि ये टाइटल किस तरह से होने चाहिए। ओके, ये टाइटल आपका कैसा होना चाहिए? एक तो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, वो तो अलग है, जो कि सर्च इंजन को अच्छा लगे। एंड दूसरा, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। टाइटल जो आपका होगा, वो दोनों केस में सही होना चाहिए। एक तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि यूजर को समझ में आए, उससे अच्छा लगे पढ़ने में। एंड सेकेंड जो होना चाहिए, वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, एसईओ फ्रेंडली जो कि गूगल को समझ में आए, या फिर किसी भी सर्च इंजन बोर्ड को समझ में आए। एंड ये यूजर को समझ में आए अच्छे से। ओके, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा, ओके, वेबसाइट की, वो आपकी ये टाइटल ही होंगे। ओके, वहाँ ऐसे में गूगल पे कोई आपका डोमेन नेम सर्च नहीं करता, वो आपके कंटेंट को सर्च करते हैं। एंड कंटेंट के भी यहाँ पे आपके टाइटल सबसे पहले दिख रहे होते हैं। ओके, टाइटल जो होता है वो सबसे पहले आता है, विजुअल होता है किसी की भी वेबसाइट की। तो हमें यही जो है स्ट्रांग बनाने हैं। ये एक तरह से डोर है आपके लिए। अगर आप जितना दरवाजा जितना शानदार बनाओगे, लोग अंदर आएंगे, लोग क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क? ओके, ये मुझे बता रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है। तो ऑब्वियसली मुझे जानने की अगर इच्छा होगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जो कि मैंने ऑलरेडी सर्च भी कर रखा है, तो ये तो नॉर्मल सा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो मैं इस वाले लिंक पर जरूर क्लिक करूंगा। अब यहीं पे इसके जगह पे कुछ कुछ और रहता है, व्हाट इज एसईओ, ओके, हाउ टू रैंक वेबसाइट। तो वो डिजिटल मार्केटिंग वाला अलग हो गया, यहाँ पे टाइटल कुछ अलग दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो आता नहीं है, बट मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपने जो सर्च किया, बट टाइटल में उस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर सही कंटेंट होगा या नहीं होगा, इसके अंदर अच्छे से बताया गया होगा कि नहीं होगा, तो ये आपके टाइटल डिसाइड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो काम होगा, सबसे पहला रूल, टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन। इंश्योर ईच पेज हैज यूनिक कीवर्ड रिच टाइटल टैग। ओके, ये जो टाइटल टैग है वो कीवर्ड रिच होना चाहिए। मतलब कि आप जो सर्च कर रहे हैं, अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग। अब आपके इस पूरे टाइटल में कहीं भी अगर डिजिटल मार्केटिंग का जिक्र ना होता है, ओके, चाहे किसी वेबसाइट के लिए, अगर उनके टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता, तो क्या आप लोग उससे कितने परसेंट लोग उसे ओपन करते हैं? आप लोग अगर चार बजे बता सकते हैं। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है, ओके, तो इतने सारे वेबसाइट्स जो है वो आ रहे हैं। ओके, अगर फर्स्ट की वेबसाइट में मान लेते हैं, ये विकिपीडिया की वेबसाइट है, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ना होके जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड ना होके कुछ और होता, तो आप में से कितने लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं? कितने लोग क्लिक करते हैं? ऑब्वियसली लोग यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो दिख नहीं रहा है। ओके, कंटेंट उसे जो कि वो ढूंढ रहा था, जिसके लिए उसने गूगल पे सर्च किया है, वो कंटेंट इसे कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इसने कहीं जिक्र नहीं किया अपने टाइटल में। ओके, तो हमें टाइटल को अपने कीवर्ड से रीच करना है, मतलब कि हमारा जो कीवर्ड है वो टाइटल में आगे दिखे। चलो, इसके स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टाइटल लिखेंगे। ओके, फिर मीटा डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, आपको मीटा डिस्क्रिप्शन, अब ये मीटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं? तो देखो, जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाई देती है। ओके, आपको यहाँ पर तीन चीजें दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट। जैसे कि ये मेलचिम की वेबसाइट लेते हैं। ओके, मेलचिम की वेबसाइट यहाँ तक पूरी आपको दिख रही है। ये मेलचिम का एरिया है, ठीक है, SERP पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे
मेलचिम्प हमें इतना दिख रहा है। अब इस एरिया में आप देखो तो मेलचिम्प के काफी सारे चीजें हैं। ओके, जिसमें कि सबसे पहले तो ये आपका आ रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ डज इट वर्क। ये तो इसके टाइटल हो गए। ओके, ये क्या है, ये इसके टाइटल है। आप और नोटिस करो, चलो इसे इसे मत काउंट करना, ये सब में नहीं दिख रहे होंगे। ये तो मैंने अभी प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। ओके, एक्सटेंशन दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आपने किया होगा तो आपको भी दिख रहा होगा, मैंने बताया था एसवीपी के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये टाइटल है। अगर आप टाइटल के जस्ट नीचे देखोगे, ओके, वेट मैं आपको दिखाई देता हूँ इसे बंद करके। अभी देखो, आप सबके सामने ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेलसिम्प का एरिया है। ये देखो, जिसमें कि सबसे पहला जो ये होता है, ये क्या होता है, इससे हम लोग कहते हैं टाइटल। ओके, इसे क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं। टाइटल के जस्ट नीचे अगर देखो तो एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन आपको दिखता है, शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन दिखता है। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन कह लो या फिर मीटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मीटा डिस्क्रिप्शन इसे कहते हैं। ठीक है, टाइटल के जस्ट नीचे आपको एक शॉर्ट सा डेफिनेशन, एक शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड मीटा डिस्क्रिप्शन। एंड एक और चीज आपको ऊपर में दिखेगी। ओके, ये आपको जो दिख रही है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे तो ये पूरा विजुअल नहीं है, बट इसे हम लोग कहते हैं URL। ओके, इसे क्या कहते हैं, URL कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है जो कि आपको वेबसाइट की दिखती है SERP पे। किसी भी वेबसाइट की तीन चीजें दिखेगी ही दिखेगी यार, और हर एक वेबसाइट की आपको दिखती है। ऐसा नहीं, ये सिर्फ ये मेलजिम का ही दिख रहा है। आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो ये देखो, ये फिट बैठेगा, इससे भी दिख रहा है सबको। इसमें भी URL है। ओके, इसमें भी टाइटल है, एंड इसमें भी मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आप और भी नीचे आ जाए, ये देखो, इसमें भी URL है, इसमें भी टाइटल है, एंड इसमें भी मीटा डिस्क्रिप्शन है। मतलब कि SERP पे जितने भी कंटेंट आते हैं, जितने भी वेबसाइट लिस्ट होके आते हैं, उनमें ये तीन चीजें होती ही है। ओके, ये तीन चीजें होती ही है, URL, टाइटल एंड मीटा डिस्क्रिप्शन। तो हमें अपने मीटा डिस्क्रिप्शन को भी शानदार बनाना है, बढ़िया से बनाना है, ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि टाइटल तो हमारा पहला होता ही है कि लोग इस पे क्लिक करेंगे, ये आपका फर्स्ट अट्रैक्शन होता है किसी भी यूजर के लिए। लेकिन इसके बाद जो होता है सेकेंडरी लेयर पे आप देखो, तो ये भी तो विजुअल है। अब इससे एक आइडिया ये आता है कि इसके अंदर और क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है, मतलब कि एक शॉर्ट सा ओवरव्यू। ओके, आपने इसके अंदर जो कुछ भी बताया हुआ है, जो जो चीजों को बताया है, उसका एक शॉर्ट सा बता दो, एक कैची इंट्रोडक्शन, एक कैची आप इंफॉर्मेशन बोल लो, जो आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं ताकि कस्टमर आ सके। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। ओके, अब देखो थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट होगी। ये देखो, Amazon की वेबसाइट पे देखो, तो ये तो पहला आपके टाइटल है जो कि अटेंशन ग्रैब करते हैं, बाई लैपटॉप ऑनलाइन विथ अप टू 45% ऑफ इन इंडिया। ओके, आप यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में देखो, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है लेनोवो। ओके, थिंकबुक 16 AMD। ओके, इस तरह से जो इसके इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर दिखाई जा रहे हैं। ओके, लैपटॉप अंडर 50,000। ओके, इसके आप डिस्क्रिप्शन देखो, टुडे वी कैन फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्रीमियम लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे और भी थोड़ा सा ये बता रहा है कि हमारे पेज पे आपको 50,000 रुपए के मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड मॉडल सच एज डेल वोस्ट्रो। ओके, इस तरह से आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास ये सारे मॉडल्स अवेलेबल है। ओके, अंडर 50,000। तो देखो, ये एक और भी यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ट्रस्ट कह लो या फिर एक्साइटमेंट कह लो, लोग क्लिक करेंगे ही करेंगे इस पे। ओके, तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है कि हमें अपने टाइटल को एंड अपने डिस्क्रिप्शन को, ओके, ये इतना अच्छा बनाना है कि लोग इस पे क्लिक करें, इतना कैची बनाना है। ओके, ताकि लोग क्लिक करें। राइट कंपेलिंग मीटा डिस्क्रिप्शन टू इनकरेज क्लिक थ्रू फ्रॉम सर्च रिजल्ट। ओके, मतलब इसके CTR इंक्रीज हो, इसके कारण ये दोनों ध्यान देना है। ओके, देखो दोनों अगर आप गौर करो, जितने भी टाइटल बनते हैं ना, उनके लेंथ जो होते हैं एक फिक्स होते हैं। ओके, फिक्स मतलब कि एक लिमिट होता है कि इससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है।
नहीं तो फिर एसईओ के लिए, एसईओ के पर्पज से वो बेकार हो जाता है। ओके, जितने भी आप टाइटल देखो तो शॉर्ट टाइटल 5 6 7 8 वर्ड का मैक्सिमम यहाँ पे होता है। बेसिकली कैरेक्टर होता है 65 70 कैरेक्टर तक आप यूज करते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आप कैरेक्टर काउंट करते हैं, जो कि 65 के अराउंड होता है। एंड ये जो मीटा डिस्क्रिप्शन होते हैं वो आपके अराउंड 170 होते हैं। ओके, 170 कैरेक्टर के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के लिए आप और भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एसईओ के पर्पज से यहाँ पे 170 कैरेक्टर ही अलाउ है। ओके, आप डाल सकते हैं। चलिए, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड एसईआर पे मैंने एक और चीज दिखाया आपको, यूआरएल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, यूआरएल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसे तो पूरा विजुअल होता नहीं है एसईआर पे पूरा आपका यूआरएल, बट जो भी विजुअल है आप देखो, oracle.com एंड यहाँ पे यूआरएल बने हुए हैं, मतलब कि चलो मैं कोई से ओपन करके दिखाता हूँ। इसकी अगर आप यूआरएल पे गौर करो तो ये यूआरएल भी वही चीज बता रहा है जो कि आपके कीवर्ड है। ओके, मतलब कि आपका कंटेंट किस चीज के बारे में, वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यूआरएल क्यों इंपॉर्टेंट है? सर यूआरएल क्यों इंपॉर्टेंट, ये तो एससीआर पे भी दिखता भी नहीं है। तो देखो, यूआरएल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना कि मान लेते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये लिंक शेयर किया। ओके, मैं आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एंड आपको मैंने कहीं भी शेयर किया, व्हाट्सएप ईमेल कहीं भी शेयर किया, तो आप ये यूआरएल देखकर ही पता लगा सकते हो कि ये कंटेंट किस चीज के बारे में है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, कोई भी एक लैपटॉप सर्च करता हूँ। ओके, जस्ट एग्जाम्पल, एंड इस लैपटॉप को अगर मैं शेयर करूँ, इसका यूआरएल आपके पास शेयर करूँ, शेयर करूँ, शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? चलो खैर, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को शेयर करना है, किसी भी ब्लॉग को शेयर करना है, पेज को शेयर करना है, तो अगर आपके प्रोडक्ट के जो यूआरएल है, अब यहाँ पे ऊपर देखो, इस तरह से यूआरएल बने हुए हैं। अगर आप इसे रीड करना चाहें तो अच्छे से रीड आप नहीं कर पाओगे। ओके, इस यूआरएल को आप अच्छे से रीड नहीं कर सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि ये यूआरएल किसके लिए बना गया? हाँ, आप भले ही यहाँ पे एचपी देखकर, फिर लैपटॉप यहाँ पे ये देखकर थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो, लेकिन अगर यही बात रही इस वाले ब्लॉग की, ये देखो, wikipedia.org डिजिटल मार्केटिंग, तो इससे साफ पता चलता है कि ये आपका जो ब्लॉग होगा वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है। ओके, तो हमें यूआरएल भी इसी कारण से ध्यान, इसी कारण, यही कारण है बस कि आपको यूआरएल पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके जो सर्च इंजन होते हैं, बैकलिंक आप जब बनाओगे, ओके, तो उस समय आपके यूआरएल काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, यूआरएल काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं वाइल डूइंग ऑफ ऑफ पेज एसईओ। ओके, चलिए, तो तीन चीजें हमें माइंड में रखनी है। ओके, क्या क्या है? टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल। ओके, जो कि हमें एसईआरटी पे विजुअल होते हैं ये तीन। अब देखिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हेडर। अब अंदर चलते हैं कंटेंट के अंदर। ये कंटेंट तो हो गया, ऊपर से दिख रहा है, मैं अब इसके अंदर चलता हूँ। अब देखो, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसमें कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है। ओके, इसके अंदर कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है मैं आपको पब्लिश करके भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हेडर टैग्स है। ओके, हेडर टैग्स का मतलब क्या होता है? ओके, हेडर टैग्स का मतलब होता है कि आपने जो अपना कंटेंट लिख रखा है उसमें कहीं ना कहीं आपने हेडिंग्स बनाया हो, कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिससे कि आपने बोल्ड किया है। ओके, ऐसे कुछ सेंटेंस होंगे जो कि हाईलाइट आप करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो अच्छे से। ओके, जैसे कि ये देखो, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने इसे हाईलाइट किया, इसको बोल्ड किया, इसके आप टेक्स्ट के साइज देखो, तो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ये बड़ा है, हाईलाइट हो रहा है। ओके, तो किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देने के लिए आप जो करते हैं वो टाइटल कहलाता है, सॉरी हेडर कहलाता है, हेडर टैग कहलाता है। सिंपली आप इसे हेडिंग भी कहते हैं। ओके, हेडिंग जो होता है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ऐसे टाइप्स आप उसे नहीं कह सकते, बस हेडिंग के जो होते हैं
देखो जैसे कि H1 हो गया, H2 हो गया, H3 हो गया, ओके, H4, इसके इस तरह के टाइप है। H5 to H6 तक होते हैं जनरली, ओके, हेडिंग किसी भी कंटेंट में वेबसाइट पे। H1 से लेकर H6 तक होता है। H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा उसके फॉन्ट साइज सबसे बड़े होते हैं। H2 का उससे थोड़ा सा छोटा होता है, एंड फिर ऐसे ही नीचे डिक्रीज होते चला आता है। लास्ट में सबसे बचता है H6, ओके, जो कि सबसे छोटा होता है, ओके। यहीं पे आप देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ देखो, एक कंटेंट लिखा हुआ है ये वाला, आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर फॉर योर ब्रांड, ओके। एक तो ये लिखा हुआ सेंटेंस, अगर आप इसके फॉन्ट साइज पे देखो तो ये फॉन्ट साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, ओके। लेकिन इसके नीचे आप देखो, डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस एंड गोल, ओके, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। तो अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये, जस्ट मिनट, कि ये कौन सा हेडिंग हेडिंग है, ये भी आप देख लो। आई होप सबको सबको इंस्पेक्ट करने में तो पता होगा ही, ओके। चलो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखो, अगर आप आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर फॉर योर ब्रांड, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये कौन सा हेडिंग बना हुआ है, किसी सबको H2 दिख रहा है, यहाँ पर क्या सबको H2 दिख रहा है, H2, H2 सबको दिख रहा होगा, यस। तो ये कौन सा हेडिंग है, ये H2 हेडिंग है। अब सर ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली जो कंटेंट लिखते हैं उसके फॉन्ट साइज को भी बढ़ा सकते हैं, उससे हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं, तो फिर ये H2 H1 का झंझट क्यों, ओके। जनरली हम लोग तो फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर देंगे, हम लोग बोल्ड कर लेंगे, तो ऐसा तो अपीयरेंस आ ही जाएगा, ऐसा तो दिखने लगेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम इसे फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। बट वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए विजुअल होगा, कि मेरे लिए वो हाईलाइट होगा, ओके। अगर मैं सीधा मान लेता हूँ कि नेविगेट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर, एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है इतना, ओके, इससे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ओके, इसे मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज को इसके मैंने इंक्रीज कर दिया, तो ये मुझे बड़ा विजुअल होगा, थोड़ा सा इस पे हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यूजर के लिए, एसईओ के लिए ऐसे हाईलाइट नहीं होता है। अगर आपको एसईओ करना है तो यू हैव टू क्रिएट हेडिंग टैग्स, ओके। अगर आपको किसी चीज को लाइक कि दिखाना है बड़ा, ओके, आपको फ्रंट में लाना है, आपको थोड़ा सा उससे हाईलाइट करना है, तो आपको हेडिंग्स बनाने होते हैं। अब आप गूगल का जो बोट है, मैं सारे सर्च इंजन के भी आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल को ले रहा हूँ, ओके। गूगल के जो बोट है, तो गूगल के जो बोट आएंगे, अब वो ये तो नहीं देखा कि आपने ये जो सेंटेंस लिख रखा है, इसे आप हाईलाइट करने के लिए आपने इसे बोल्ड किया, आपने इसे हाईलाइट करने के लिए फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया है, वो इसे नॉर्मली बाकी सारे टेक्स्ट के जैसा ही लेगा, ओके, इसे वो बाकी सारे टेक्स्ट के जैसा ही ले रहा होगा। बट अगर आप H1 H2 ऐसे क्रिएट करते हैं, तो वो समझेगा कि आपने इसे इंपॉर्टेंस दिया है इस वाले सेंटेंस को, ओके। तो ये सर्च इंजन के लिए बेसिकली होता है। चलिए, ये देखो, ये तो हो गया आइडेंटिफाइंग द राइट इन्फ्लुएंसर, ये H2 है, H2 ओपन, H2 क्लोज, ये देख लो। नीचे वाला जो है डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस, ओके, अगर आप इसे देखेंगे तो ये S3 बना हुआ है, कैसे, तो ये देखो, S3 क्लास यहाँ से ओपन है, S3 ये रहा, ओके। एंड इसका जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो, नेविगेट द प्रोसेस, ओके, जस्ट मिनट, ये रहा S3, ओके। S3 यहाँ से यहाँ तक है, डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस एंड गोल, ओके, डिफाइनिंग योर टारगेट ऑडियंस एंड गोल, ये क्या है, H3 है, मतलब कि H2 से छोटा। अब एक नीचे ये देखो, तो ये क्या बना हुआ है, ये पैराग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा होगा पीछे, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, नेविगेट द प्रोसेस, ये क्या है, एक पैराग्राफ है, मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट है, आप चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, ओके। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ H1 H2 H3 इन सब में क्या डिफरेंस होता है, जानना बहुत जरूरी है, कि कहाँ पर हम लोग H1 यूज करेंगे, कहाँ पे H2 यूज करेंगे, कहाँ पे हमें H3 यूज करना है, ओके। ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, वैसे हम लोग आगे भी समझेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको क्यों ओवरव्यू देता हूँ।
देखो H2 H3 का मतलब पहले समझ लेते हैं। मैंने तो आपको ये बता दिया कि H6 सबसे छोटा होता है और H1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आप जब भी देखेंगे ना, तो अगर आपको किसी चीज को बहुत बड़ा दिखाना है तो आप उसके टैग को ऊपर रखते हैं। जैसे कि ये H2 हो गया। ओके, ये क्या हो गया? H2। अब इसके अंदर क्या आएंगे? H3 वाले आ जाएंगे पार्ट यहाँ पे। अगर ये भी होगा तो ये अभी H4 नहीं होगा। ओके, अगर H4 हो जाते हैं तो वो H3 के H3 से भी छोटा हो जाता है। लेकिन क्या ये दोनों आपको अलग अलग लग रहे हैं साइज एंड जो भी ये बोलने से इसका? नहीं, दोनों का यहाँ पे फॉर्मेटिंग सेम है। ओके, ये वाले सेंटेंस देख लो एंड ये वाले सेंटेंस देख लो, दोनों का फॉर्मेटिंग सेम है। दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहा है। इस तरह समझो, दोनों का जो लेवल है वो एक है। ये भी H3 होगा एंड ये भी H3 होगा। H4 कब होता है? जब इसके अंडर कुछ और भी आ जाता है एंड इससे छोटा। ओके, इसके अंदर कुछ आता है जो कि फॉन्ट साइज उसके छोटे होते हैं, तो वो H4 होता है। ये आप लोग समझेंगे जब हम लोग ऑन पेज को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये तो H2 था, ये क्या था? H2 था। ये H3 आ गया। ओके, ये भी H3 आ गया। अब ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा बोल्ड हमें दिख रहा है, तो अब ये H3 वाले लूप से बाहर निकल गया। ये फिर से अब H2 में आ गया। अब इसके अंदर जो और भी कुछ कंटेंट होंगे, ये देखो, फिर ये H3 आ गया, मतलब कि H2 वाला बाहर रहेगा, H3 अंदर रहेगा। अगर आपको H4 यूज करना है तो H4 अब H3 के भी अंदर चलाएगा। मैं इन सबको हम लोग समझ लेंगे। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग जानते हैं। ओके, properly use header tags to structure your content with primary keywords in H1 tags। यहाँ पे जो कंटेंट लिखे हुए हैं, जहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, इसमें आपको कीवर्ड को हाईलाइट करना है। क्या करना है? कीवर्ड को हाईलाइट करना है। जैसे कि ये जो पोस्ट लिखा हुआ है, इसका कीवर्ड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके, क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज द कीवर्ड। तो आप इसकी स्ट्रेटजी देखो, यहाँ पे ये एक H1 H2 टैग है, इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो कीवर्ड है उसको यूज किया गया है। ओके, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर यूज किया गया है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर यूज किया गया है। ओके, मतलब कि अपने टाइटल टैग्स जो होते हैं, जो आपके हेडिंग टैग्स होते हैं, वहां पे आपको कीवर्ड्स को यूज करना है। चलिए, बहुत ज्यादा इन सबको अभी नहीं करेंगे। ओके, जब मैं आपको पोस्ट पब्लिश करके दिखाऊंगा तब समझ रहे होंगे चीजों को। फिर देखो गूगल के और क्या रूल्स हैं। ये चार रूल तो हमने समझे। और क्या क्या रूल्स है गूगल के? कीवर्ड यूजेज, कि आपको कीवर्ड कितना यूज करना है, इसके भी रेस्ट्रिक्शंस है। ओके, ऐसा नहीं कि आप हर जगह अपने कीवर्ड्स को घुसा दे। ऑप्टिमाइज फॉर टारगेट कीवर्ड बाय प्लेसिंग देम नेचुरली इन द कंटेंट, हेडिंग एंड मेटा टैग्स। ओके, आपको अपने कीवर्ड को नेचुरली क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, नेचुरली प्लेस करना है। अब ऐसा नहीं कि रैंकिंग के लिए आप हर जगह अपने कीवर्ड को दिखाते चलो। मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब मैं आपको समझा रहा था, ऑफ पेज ब्लैक हेड से समझा रहा था कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग में होता है कि आप जबरदस्ती अपने कीवर्ड्स को अलग अलग जगह पे आप दिखाते हो, ताकि आपके पूरे कंटेंट में कीवर्ड हर जगह दिखे, हर जगह आपको कीवर्ड दिख जाए। इसके लिए आप क्या करते हैं? अगर जबरदस्ती यूज कर रहे हैं, यहाँ भी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कर रहे हो, हर दो तीन लाइन में आप अपने कीवर्ड्स को यूज कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि गूगल तो देखता है कि आपने पूरे कंटेंट में हर एक जगह लाइक कि ऐसे बना के रखा हुआ है, कीवर्ड कीवर्ड आप हर जगह यूज कर रहे हो। ओके, तो उसके माइंड में जाता है कि ये पूरा कंटेंट कीवर्ड के अराउंड ही है एंड आपकी रैंकिंग वहां पे बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, क्योंकि पहली बार में तो लाइक कि आप उससे धोखा ही दे रहे हो एक तरह से गूगल सर्च बोर्ड को। ओके, बताकर। ओके, तो ये कीवर्ड आपको नेचुरली प्लेस करने हैं। ओके, कीवर्ड को नेचुरली आपको लगाने हैं ताकि आप रैंक कर सको। कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है। ओके, कंटेंट की क्वालिटी ये बहुत ज्यादा मैटर कर रही है आजकल के दौर पे। ओके, क्रिएट हाई क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट दैट प्रोवाइड्स वैल्यू एंड आंसर यूजर इंटेंट। ओके, गूगल पे लोग अगर कुछ भी सर्च करने आते तो आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो आंसरेबल होना चाहिए। मतलब कि आपका कंटेंट इस तरह से हो कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है गूगल पे, आप उसका प्रॉपर आंसर कर रहे हो। ओके, आपको इस तरह से कंटेंट लिखना है। जैसे कि लेट सपोज कि आपने एक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखा एंड द कीवर्ड इज हाउ टू
अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, ये आपने कीवर्ड टारगेट किया, यानी किसी पर्सन ने ऐसे सर्च किया। ओके, तो आपका जो कंटेंट होगा, लेट्स सी कि ये क्लिक वर्कर आपका कंटेंट है, तो आपको अपने पूरे कंटेंट में इसका आंसर दे देना है कि भाई कैसे पैसे कमाएं। ओके, हाउ टू अर्न मनी, इसका आंसर आपको पूरे कंटेंट में देना है ताकि यूजर को वैल्यू समझ में आए, यूजर को वैल्यू मिला। वैसा नहीं कि पूरा कंटेंट पढ़ लिया यूजर ने, बट उससे अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पैसे कमाने हैं। ओके, तो ये तो एक लो क्वालिटी कंटेंट हुआ, मतलब कि लोग जो सर्च कर रहे हैं आप उसका आंसर प्रॉपर नहीं कर रहे हो। ओके, तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट क्वालिटी। ओके, आपका जो एम होना चाहिए, जो आपके गोल होने चाहिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। ओके, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होना चाहिए जहां पे कि आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ एंड उसे इतने सेंटेंस में एक क्वेश्चन है, जिससे कि मैं छोटे छोटे सेंटेंस में निपटा दे रहा हूँ, 10 से 15 वर्ड में उसका आंसर में दे दे रहा हूँ। तो इसमें लोगों को क्या ही समझ में आएगा। ओके, वहीं पे आप 15 से 20 वर्ड ना लेकर आप इसे 100 वर्ड्स में समझाओ, ताकि लोगों को समझ में आए, अच्छे से एक्सप्लेन करो, बेसिक से समझाओ। तो ये एक क्वालिटी कंटेंट होता है। ओके, ये क्या होता है, ये क्वालिटी कंटेंट को दिखाता है कि आपने अच्छे से समझा के रखा है। ठीक है, चलो, इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के एसईओ के लिए। ओके, बाकी सारी चीज तो है ही, लेकिन ये कंटेंट की क्वालिटी, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है आज के एसईओ में। ओके, तो ये गूगल का रूल भी है, वैसे फॉलो तो करना ही पड़ेगा कंटेंट की क्वालिटी। मैंने आपको अपडेट्स जो बताया तो उसमें कंटेंट की क्वालिटी के लिए भी था गूगल कोड अपडेट। ओके, फिर हमें इंटरनल लिंकिंग देखनी है। अब सर ये इंटरनल लिंकिंग होती क्या है? ओके, इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है कि आपको अपनी ही वेबसाइट से लिंकिंग करने हैं। जैसे कि ये एक पोस्ट है। ओके, ये मैंने एक पोस्ट लिख दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करना है, यूजर बने रहे आपके वेबसाइट पे, यूजर आते रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने ही कंटेंट का कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से लिंक लगा देंगे। ओके, आप क्या करोगे, लिंक लगा दोगे अपने किसी दूसरे ब्लॉग का, अपने किसी दूसरे पेज का। आप यहाँ पे लिंकिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं हम लोग इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। जैसे कि ये तो एक पेज है, अब मान लेते हैं कि इतने सारे जो और भी पेजेस बने हुए हैं, जो पोस्ट बने हुए हैं। ओके, जैसे ये देखो। ओके, ये पेज है, ये पोस्ट बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले पेज का जो यूआरएल है, ओके, इस वाले पेज का यूआरएल मैं इस वाले पेज पे, इस वाले पोस्ट पे कहीं भी एक जगह मार्क कर दूंगा। देखो जैसे कि यह मैंने इसे लगा दिया। जस्ट मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि मैंने अपने पेज का यूआरएल जो है यहाँ पे लगा दिया। ओके, एक जगह पे लगा दिया। अब कोई भी यूजर आता है मेरी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए, वो पूरे कंटेंट को रीड करता है, हर एक चीजों को वो रीड कर रहा है। ठीक है, मार्केटिंग ये सब पढ़ने के बाद, कंक्लूजन पढ़ने के बाद उसे देखा कि एक और लिंक यहाँ पे लगे हुए हैं। उसने क्या देखा कि एक और लिंक यहाँ पे लगे हुए हैं जिसमें कि आप बता रहे हो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, आप इसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो अगर वो इसे पढ़ना चाहेगा तो यहाँ पे वो इस पर क्लिक करके इस वाले पेज पे वापस से आ जाएगा। ओके, समझो ध्यान से, ये जो आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला पेज है, यहाँ पर इसने एक लिंक देखा जो कि सोशल मीडिया के बारे में बता रहा है। आपने लिख दिया हुआ है कि अगर आपको सोशल मीडिया के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक करें। तो उसने अगर इस लिंक पे क्लिक किया तो वो आपके सोशल मीडिया वाले पेज पे आप चला गया। ओके, वो आपके इस वाले पेज पे चला आया। ओके, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ओके, तो अब समझो कि आपका जो यूजर है वो इस वाले पेज से, मैं इसे पेज 1 नाम दे देता हूँ, ये पेज 1 है एंड ये जो है वो पेज 2 है। तो आपके जो यूजर है वो पेज 1 से पेज 2 पे चले आए, लेकिन रहे तो आप ही की वेबसाइट पे ना। आप देखो, बस यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहे हैं, कंटेंट चेंज हो रहा है, बट आपका जो डोमेन है demo.intern.in वो तो दोनों पेज के लिए सेम है। कंटेंट चेंज हो गया, यूआरएल चेंज हो गया, बट द डोमेन इज सेम। ओके, मतलब कि आपका जो यूजर है, आपके जो ट्रैफिक है, वो आप ही की वेबसाइट पे रिपीट हो रहे हैं। ओके, क्या हो रहे हैं, आपकी ही वेबसाइट पे वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा सिग्नल है। ओके, एसईओ के लिए।
तो वही इंटरनल लिंकिंग होते हैं कि आप अपने इंटरनल पेज को ही लिंक कर रहे हो। आपकी वेबसाइट के अंदर जो पेजेस बने हुए हैं, इंटरनली जो पेज आपने बना के रखा हुआ है, उसी पे आप बार बार क्लिक करवा रहे हो, उसे हम लोग इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। ओके। आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पे, आपने देखा होगा, जैसे कि मैं कोई और पेज ले लेता हूँ। लेट्स से ये शॉपिफाई का पेज है। ओके। यहाँ पे ये जो बना हुआ है, अब ये देखो, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, हाउ सेल प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, चलो ये तो ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये फिर से शॉपिफाई की वेबसाइट पे ले आया, बट किसी दूसरे पेज पे है, प्रिंट ऑन डिमांड वाले पेज पे। तो मैं एज ए ट्रैफिक, जो मैं ट्रैफिक हूँ, वो क्या हुआ, यहीं पे रिवॉल्व कर रहा हूँ, शॉपिफाई की वेबसाइट पे ही बार बार आ रहा हूँ। प्रिंट ऑन डिमांड पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं इस पेज पे चला आया। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, जिस पर कि आप क्लिक करके इसी के पेज पे वापस से आ जाओगे। ओके। प्रिंटफुल जो दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये शॉपिफाई की वेबसाइट है। अब दूसरे पेज पे चला आया। तो इस तरह से आपके जो ट्रैफिक होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं आप ही के वेबसाइट के। वाइट लेवल प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो फिर से वही सेम ही वेबसाइट है, shopify.com, यहाँ पे चला आया। तो समझ रहे हो इंटरनल लिंकिंग क्यों जरूरी होता है, ताकि आप अपने कस्टमर को खो ना, आपके कस्टमर आप ही की वेबसाइट पे बार बार विजिट करते रहे। ठीक है। चलिए, तो एक तो ये है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखो, तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपने वेबसाइट पे अपने कंटेंट में जो भी इमेजेस लगाए हैं, ओके, जो भी इमेज आपने लगाए हैं वो कैसा होना चाहिए, वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ओके। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है, इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, क्या उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या ग्राफिक्स जो बना हुआ है, उसे हम लोगों को ऑप्टिमाइज करना है, क्या करना है एग्जैक्टली। ओके। ये देखो, इसमें जो ये कंटेंट, ये जो पिक्चर बने हुए हैं, क्या इसमें क्या ऑप्टिमाइज करना है हमें। ओके। क्वेश्चन ये है। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है, यहाँ पे आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है, इमेज के जो बाकी के चीजें हैं, इसके जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे कि इस इमेज की कुछ ना कुछ साइज होगी। ओके। आप जो भी इमेज अपलोड करते हैं, जैसे कि ये तो यूट्यूब वीडियो था, जस्ट वेट, और कुछ, ये सब भी वीडियो ही है। चलो, आपने कहीं ना कहीं तो इमेज देखा होगा। मैं दूसरा वेबसाइट ओपन करता हूँ, लेट्स सी, डिजिटल मार्केटिंग। ओके। ये देखो, ये वेबसाइट है। ओके। जैसे कि लेट्स से कि इसने ये इमेज ला के रखा हुआ है। ओके। चलो, ये इसने ये इमेज लगाया है। अब इस इमेज के कुछ ना कुछ तो साइज होंगे, जो कि सर्वर पे जहाँ पे जा रहे होंगे। जस्ट मिनट। ओके। सो ये जो इमेज है, उसके कुछ ना कुछ साइज होंगे जो कि सर्वर पे स्टोर हो रहे हैं। ओके। एंड इस साइज को ही ऑप्टिमाइज करना हमारा इमेज एसईओ कहलाता है। इमेज का ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आपको इसके साइज को चेक करना है, साइज को लो रखना है। अब देखो, जैसे कि मैं इसे सेव किया मैंने इसे। ओके। एक्चुअली ये फाइल जेपीजी फाइल में है नहीं, इसलिए सेव, चलो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। ओके। ये देखो, यहाँ यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने ये इमेज डाउनलोड किया है। इसका साइज देखो, साइज क्या आपको दिख रहा है, इसका क्या साइज है, 35.1 KB। ओके। इसके साइज को आप देखो कितने हैं, 35.1 KB साइज इसके दिख रहा है। इसका मतलब इसके साइज जो है काफी लो है, मतलब कि बहुत ज्यादा लाइट वेट ये इमेज है। अब ऐसा नहीं कि 2 MB का आप इमेज अपलोड कर दो जिसे लोड होने में ही टाइम लग रहा है। ओके। आप 5 MB का फोटो ही अपलोड कर रहे हैं, जिसमें कि लोड होने में इतना ज्यादा टाइम लग रहा है कि यूजर फिर चले जा रहे हैं बिना देखे। ओके। तो आपको इस तरह के इमेजेस यूज करने हैं जिससे कि आप ऑप्टिमाइज कर सको। ओके। अब देखो, ये जो इमेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है, एक और चीज देखना आप। ओके। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या क्या होता है। ओके। कंप्रेस्ड इमेज फॉर फास्टर लोडिंग। अपने इमेज को कंप्रेस करना है ताकि वो लोड फास्ट हो। ओके। वो क्या हो, जल्दी लोड हो, कम साइज होगा, जल्दी लोड होगा। एंड यूज डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम एंड अल्ट टेक्स्ट विद कीवर्ड। आपने देखा यहाँ पे, जैसे मैंने इमेज डाउनलोड किया, तो इस इमेज के कुछ ना कुछ तो नेम होते हैं। कोई भी इमेज आप लेते हो,
पिक्चर क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, बनाते हैं, उसका एक शॉर्ट सा कुछ नेम होता है। ओके, तो इसके अगर आप नेम देखो तो क्या नेम है इसका, इस इमेज का नेम आपको क्या दिख रहा है, होम पेज मेंबरशिप हब इमेज। ओके, क्या दिख रहा है, होम पेज मेंबरशिप हब इमेज। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो इमेज किस चीज को बता रहा है, DIM मेंबरशिप हब होम फॉर, मतलब कि ये जो कीवर्ड है, ये जो वेबसाइट है, ये जो कीवर्ड है, इसी के नेम से आपको, कीवर्ड के ही नेम से आपको अपने इमेज का नाम रखना है। इमेज को रीनेम करना है आपको अपने कीवर्ड के नेम से ही। ओके, देखो कीवर्ड यहाँ पे है, कीवर्ड का नेम भी आ रहा है होम पेज मेंबरशिप हब, इस तरह से। ठीक है, तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ये एक पार्ट होता है। ठीक है, इस तरह से आप इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, अगर आप इस वाले इमेज को डाउनलोड करें तो देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, इस वाले इमेज में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग होगी, और इसके फाइल को मैं डाउनलोड करूँ। ओके, एंड उसके अगर नेम आप लोग पढ़ेंगे तो देखना क्या आता है। ये जो कीवर्ड आपके जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ओके, उसमें कुछ ना कुछ तो नेम आ ही जाएंगे। ओके, मोर देन अ बजट ऑन CV। ओके, अब देखो यहाँ पे मोर देन बजट ऑन अ CV, कहीं ना कहीं तो होगा मोर देन जस्ट बजट ऑन अ CV। तो जो टाइटल लिखे होते हैं उसके भी नाम से आप रीनेम करते हैं ताकि ये विजिबल हो लोग। अब लोग सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, तो आप एक सेक्शन यहाँ पे देखते होंगे गूगल में, इमेज वाला सेक्शन। ओके, अब यहाँ पे इमेजेस इतने सारे दिख रहे हैं, इतने सारे इमेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है। ओके, जस्ट ए मिनट, होल्ड करने के लिए। यहाँ पे जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया ना, तो ये काफी सारे इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब सोचो, अगर आपने जो इमेज बनाया होगा, जो आपने कंटेंट में यूज किया है, अगर वो यहाँ पे आ जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इमेजेस आते हैं उनसे भी आप पे ट्रैफिक आ सकते हैं। आपने कभी ना कभी तो ऐसा किया होगा कि जो इमेज दिख रहा है, आप फिर विजिट साइट करके उनके वेबसाइट पे चले जाते हैं, उनकी वेबसाइट पे आप चले जाते हैं। ओके, तो ये जो है, आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसलिए भी करना है ताकि ट्रैफिक बढ़ सके, आपकी इमेज वाले सेक्शन में वो रैंक करे। ओके, ओके, इमेज वाले सेक्शन में वो रैंक कर सके। लोग इमेज ढूंढने के लिए भी आते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इमेज अच्छा है, तो लोग क्लिक भी करेंगे आपके कंटेंट पे। ठीक है, चलो, तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात हुई। ओके, इमेज ऑप्टिमाइज करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है, तो इमेज को कॉम्प्रेस करना होता है। ओके, एंड सेकेंड, आपको उसका फाइल नेम जो होता है वो अपने डिस्क्रिप्टिव रखना पड़ता है कीवर्ड के साथ। ओके, हम लोग इसे भी समझेंगे आगे। नेक्स्ट जो रूल कहता है गूगल का, वो क्या कहता है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ओके, आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए। मैंने गूगल का जो अपडेट है, मोबाइल गेट एन अपडेट, वह मैंने बहुत अच्छे से दिखाया आपको कि मोबाइल फ्रेंडली क्यों होनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर जो है गूगल पर, वो मोबाइल से सर्च करते हैं किसी भी चीज को, उनका जो सर्च होता है वो ज्यादातर मोबाइल डिवाइस से ही होते हैं। ओके, दैट्स वाई गूगल ने ये अपडेट लाया कि आपकी जो वेबसाइट होनी चाहिए वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ओके, तो ही वो रैंक करेगा। ओके, एंड ये यूजर के पर्सपेक्टिव से सही है। ओके, यूजर आएंगे तो अगर उन्हें कंटेंट अच्छे से विजुअल नहीं होगा मोबाइल में, किसी कहीं पे टेक्स्ट बहुत बड़ा दिख रहा है, कहीं पे इमेज छोटा दिख रहा है, कहीं पे क्लिकेबल नहीं है, बटन दिख ही नहीं रहा है। ओके, डेस्कटॉप में तो सब सही दिख रहा था, अब डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल में भी दिख रहा है, बट मोबाइल की स्क्रीन तो छोटी होती है। ओके, तो आपको डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल, दोनों में आपको सही से इमेज दिखे, सही से टेक्स्ट दिखे, बटन क्लिकेबल हो, लिंक क्लिकेबल हो, इजी नेविगेशन हो, मतलब कि अगर किसी पेज पे जाना है तो पेज पे चले गए, कोई बटन क्लिकेबल हो, इन सब को ध्यान में रखना। एंड इन सबको ध्यान में रख के अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ओके, चेक करने के लिए मैंने आपको टूल अभी नहीं बताया आई थिंक, तो मैं आगे टेक्निकल, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट का भी पार्ट है, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। ओके, चलो, इंश्योर योर साइट इज रिस्पॉन्सिव एंड प्रोवाइड्स अ गुड एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल डिवाइसेज, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो बड़ा डेस्कटॉप हो।
ओके, चाहे वो मिनी लैपटॉप हो, मोबाइल हो, ओके। तो हर एक जगह पे आपके ये अच्छे से दिखे, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, आपके जो कंटेंट है वो अच्छे से दिखे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी बहुत बहुत अच्छे से हमने समझ रखा है। ओके, कीवर्ड डेंसिटी को हमने समझा है, मतलब कि पूरे कंटेंट के कंपैरिजन में कितनी बार आप कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। ये अगर मुझे बताएंगे कि कीवर्ड डेंसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड की कंटेंट में, क्या होनी चाहिए आपकी अकॉर्डिंग? कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे फास्ट। यस, 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 1 to 2%, 1 से 2%, दैट्स ग्रेट। कीवर्ड डेंसिटी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 से 2% ही रखनी है। वाह, सब लोग याद है, बढ़िया। परफेक्ट। चलिए, सो कीवर्ड डेंसिटी हमें 1 से 2% ही रखना है, क्यों? अगर इससे ज्यादा होता है तो उसे हम लोग काउंट करेंगे कीवर्ड स्टफिंग में, राइट? यूज कीवर्ड नेचुरली थ्रू आउट योर कंटेंट विदाउट स्टफिंग। ओके, कंटेंट रीडेबिलिटी। ओके, आपके जो कंटेंट है वो सही से रीड कर सके लोग। ओके, अब ऐसा नहीं कि आपने इतना भास्ट वर्ड यूज कर दिया है जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक इंग्लिश। ओके, लेकिन लैंग्वेज जो होगा, टोन जो होगा, वो सही रखना है बस। गूगल यही कहता है कि लोग जो है वो अच्छे से समझ पाए चीजों को। ओके, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। इंश्योर योर कंटेंट इज इजी टू रीड एंड स्कैनेबल विथ शॉर्ट पैराग्राफ्स, बुलेट पॉइंट्स एंड सिंपल लैंग्वेज। अभी देखो, आप गूगल में जब भी कुछ क्वेश्चन सर्च करते हैं ना, तो आपको रिस्पॉन्स इस तरह से मिलता है, व्हाट इज एसईओ। देखो, जैसे मैंने व्हाट इज एसईओ सर्च किया, तो गूगल का जो एआई है वो भी आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब एसईओ क्या है वो बता रहा है। अब गूगल के एसईओ को तो पता नहीं है ये कैसे काम कर रहा है, तो अलग अलग वेबसाइट पे जाकर ये फाइंड करता है एसईओ के बारे में। जैसे कि मे बी उसने इस सर्च इंजन लैंड पे गया होगा। ओके, यहाँ से इसने सर्च किया कि एसईओ क्या है, एंड फिर आपको ये रिजल्ट देता है। ओके, चलो, जैसे कि देखो यहाँ पे है भी, वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है। ये कहाँ से इसने किया है वो भी आपको दिखता है। ये देखो, इसने कौन कौन सी वेबसाइट विजिट किया एंड इसको आंसर मिला। तो एसईओ को फाइंड करने के लिए, ओके, एसईओ के बारे में जानने के लिए गूगल ने मेलसिम की वेबसाइट को एक्सप्लोर किया। ओके, गूगल ने फिर मिचिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इस पे भी एक्सप्लोर किया, फाइंड किया कि एसईओ क्या है। आप देखो इनके टाइटल ये सब बने हुए हैं, इसके कारण इसने फाइंड किया व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ। ओके, तो इतने सारे वेबसाइट्स को एनालाइज करने के बाद गूगल ने आपको आंसर जनरेट करके दिया है। अब आपके वेबसाइट के अंदर व्हाट इज एसईओ को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा कि एसईओ क्या है। ओके, तो आपको ये रिजल्ट देता है। देखो, यहाँ से उसने उठाया है रिजल्ट को। ओके, एसईओ मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन द प्रोसेस। ओके, यहाँ से उसने कंटेंट को उठाया था। अब देखो सारे में आपको ये हाईलाइट दिख जाएगा कि यहाँ से कंटेंट उठाए गए हैं। ये देखो, इतना एनालाइज करने के बाद। ओके, तो आपको अपने कंटेंट को इस तरह से बनाना है कि वो इजिली स्कैनेबल हो, मतलब कि वो इजिली स्कैन हो सके, लोग समझ सके। ओके, चैटबॉट जो है वो समझ सके आपके कंटेंट को। बुलेट पॉइंट्स को ज्यादातर यूज करना है। ओके, और किसी चीज को आपको लिस्ट में बताना होगा तो आप बुलेट पॉइंट्स का उस समय यूज करेंगे, सिंपल लैंग्वेज रखेंगे, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि एसईओ को एक्सप्लेन करने के लिए ही आप 3 4 लाइक कि इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स आप लिख रहे हो जो कि पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। तो आपको, आपके पास अगर बहुत ज्यादा कंटेंट है तो आप इसे शॉर्ट पैराग्राफ्स में ट्रांसफर करो। जैसे ये देखो, ये इतना लंबा कंटेंट था। ओके, इसको इसने कैसे 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया। अब समझो यही एक पैराग्राफ में रहता तो कितना बड़ा वो लगता, पढ़ने में भी वो इजी नहीं होता पढ़ने में। लेकिन यहीं पे अगर इसने 4 पैराग्राफ में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओके, तो आप एक पैराग्राफ को इजीली पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद इस पैराग्राफ को इजीली पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपको कंटेंट अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा इस केस में। ठीक है, एंड लास्ट में हमारे पास जो आता है वो आउटबाउंड लिंक आता है। ओके, आउटबाउंड लिंक मतलब जैसे कि मैंने आपको लिंकिंग के बारे में बताया कि अपनी ही वेबसाइट का कुछ कंटेंट, कुछ लिंक आपको ऐड करना है। सेम इसी तरीके से अपने कंटेंट, अपनी वेबसाइट के साथ साथ आपको कोई दूसरी वेबसाइट का भी लिंक लगाना है।
ऐसे मैंडेटरी नहीं है, एसईओ में ये मैंडेटरी है नहीं, बट अगर आप लगाते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। आउटबाउंड लिंक, ओके, लिंक टू ऑथराइज्ड ऑथोरेटिव एंड रिलेवेंट एक्सटर्नल वेबसाइट टू ऐड वैल्यू एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ योर कंटेंट। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी ऐसे वेबसाइट का लिंक लगा दो जिनकी खुद की ऑथोरिटी बहुत कम है, आपको हाई ऑथोरिटी वाले, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केट, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सोशल मीडिया के जो टॉप की वेबसाइट्स है, ओके, उनका लिंक मैं लगाऊंगा, जो कि सोशल मीडिया में पहले से वर्क कर रहे हैं, उनका ऑथोरिटी काफी बड़ा है। तो मैं ऐसे लोगों को अगर रेफर करता हूँ, ऐसे वेबसाइट्स को अगर रेफर कर रहा हूँ, तो हमारी वेबसाइट की एसईओ भी यहाँ से स्ट्रांग होती है। ओके, तो ये सारे कुछ कुछ रूल्स है ऑन पेज एसईओ के, जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है। अब इसे प्रैक्टिकल करने की बारी है। ओके, कि अब मेटा टैग्स को कैसे, टाइटल टैग को कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, यूआरएल के स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ओके, H1 H2 H3 इन सबको कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, तो ये हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग पोस्ट को, एक पेज को पब्लिश कर रहे होंगे। ओके, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक पेज को पब्लिश भी करेंगे, ऐड न्यू पेज करके। जो कंटेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट डाल के मैं आपको इसे पब्लिश करके बताऊंगा कि H1 कैसे ऑप्टिमाइज करना है, H2 कैसे ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल टैग कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिखना है, एसईओ स्कोर कैसे बनाना है, अभी 0 है यहाँ पे। तो कीवर्ड कैसे डाल रहे हैं, हमने जो अभी 5 दिन कीवर्ड रिसर्च किया है, इतना अच्छा अच्छा कीवर्ड्स फाइंड किया है, वो यहाँ पे एंटर होता है। ओके, यहाँ पे आपको डालना होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट क्लासेज में। यहाँ तक अगर सभी लोग क्लियर हो गया तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करें, आर यू ऑल क्लियर? सब लोग क्लियर हो गया है? क्या सबको समझ में आ गया? राइट इन द चैट बॉक्स। हम्म, परफेक्ट। चलिए सभी लोग क्लियर है। चलिए, ये तो हम लोग समझेंगे ही। अभी एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि सर अगर जो पेज एलिमेंटर से बना हुआ है उससे कैसे ऑप्टिमाइज करें, तो चलो मैं ले ही लेता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे कि ये सारे पेज जो है कॉन्ट्रैक्टर से इंटर्नशिप का, ये सारे पेज बने हुए हैं। मैं होम पेज को ढूंढ रहा हूँ, ये इंटर्नशिप पेज। ओके, चलो, ये जो पेज बना हुआ है यहाँ पे आप देखो, ये एलिमेंटर से बनाया गया है। तो क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, क्योंकि जो नॉर्मल पेजेस होते हैं, ओके, जैसे कि ये पेज है, तो यहाँ पे अगर एडिट करना हुआ तो यहाँ पे हमें सारी चीज दिखाई देती रहती है कि क्या आपने यूज किया है। ओके, क्या आपने कीवर्ड डाल रखा है, क्या की चीज, वो सारी यहाँ पे दिखती है। ओके, बट आपको एलिमेंटर में नहीं दिखता है। ओके, एलिमेंटर में इस तरीके से आप लोग अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, एलिमेंटर में एक चीज बस आपको देखना होता है कि ऑन करना होता है, एसईओ यहाँ पे भी दिखता है। ओके, आपको बस वो पहले नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप रैंक मैथ जब ओपन कर लेंगे, अच्छे से सेटअप कर लेंगे, तो आपको एसईओ यहाँ भी दिखता है। अब जैसे देखो, क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे H1 लिखे हुए हैं, H2 लिखे हुए हैं। ओके, बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, सारी चीजें लिखी हुई है। ओके, यहाँ पर उस तरीके से कुछ है नहीं एक सीरीज में, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो कि ये जो टेक्स्ट है ऑनलाइन इंडस्ट्रियल, पहले तो आप इस होम पेज के लिए कीवर्ड टारगेट करके आओगे। ओके, कि इस वाले होम पेज को कौन कौन से कीवर्ड से आपको टारगेट करना है। ओके, इस वाले पेज को कौन कौन से कीवर्ड, तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि इस वाले पेज को हम लोग कीवर्ड टारगेट कर सके, ऑनलाइन इंटर्नशिप, ऑनलाइन इंटर्नशिप, और क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग इंटर्नशिप। ओके, तो आप लोग भी अपने होम पेज के लिए इस तरह से कीवर्ड टारगेटेड करके लाएंगे। ओके, कि कौन कौन कीवर्ड से आपको टारगेट करना है। फिर बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ पे एलिमेंटर में ही आपको एसईओ का ऑप्शन दिखता है। ओके, जैसे ये देखो, यहाँ पे एसईओ का ऑप्शन आपको दिखेगा। फिर देखो करना क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये टैग H2 है। ओके, ये वाला क्या है, H2 है। मान लेते कि आपने एक कीवर्ड सिलेक्ट करके रखा है, इंटर्नशिप। ओके, आपने एक सिंपल सा जो सिलेक्ट किया वो क्या है, इंटर्नशिप। तो आप पहले ये देखो कि आपके ये H2 टैग,
ओके। अब ऐसा नहीं कि हर एक एच टू टैग में आएगा ही, तो किसी भी एच टू टैग में, जैसे कि यहाँ पे ये भी एच टू टैग है, यहाँ पे आपके कीवर्ड आ रहे हैं, तो वेल है, बढ़िया है। ओके। आप नीचे आते हैं, ये एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसमें आप अपने कीवर्ड का एंटर कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे एंटर नहीं किया गया है। ओके। बट यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड जो इंटर्नशिप है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसा सेंटेंस ही लिखना है जो कि आपके कीवर्ड से मैच करे। ओके। यहाँ देखो ये इमेज लगा हुआ है, ये क्या है, ये एक इमेज लगे हुए हैं। ओके। अब इस इमेज के साइज को आपको देखना है। ओके। अगर आप इस इमेज के साइज को देखें तो 278 KB है। ओके। ये 278, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, हमें कम करना है, 278 KB है। अगर आप इसके ये देखो तो इसका टाइटल बैनर इमेज बने हुए हैं, मतलब कि ये पूरा वेबसाइट अभी तक एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज है नहीं, जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना है। ओके। आप सबने भी वेबसाइट बनाया हो तो ऐसे ही सिंपल आपने कुछ भी डाल दिया होगा, तो हमें अपने इस वाले चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। ऑल टेक्स्ट में सीधा इमेज लिखा हुआ है, तो इन्हीं सारी चीजों को सही तो करना है हमें। ओके। ये वेबसाइट को मैंने इसलिए लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं एंड इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकूं। ओके। चलिए, तो होम पेज का भी एसईओ हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, कैसे करना है। ठीक है। चलिए, बाकी ये ऑन पेज एसईओ की ये सारी लिस्ट है, रूल्स आप कह लो, जो कि समझनी है। ठीक है। चलिए, सो सभी लोग क्लियर हो गए हैं, तो हम लोग अपनी सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके, अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं।